जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग और ये आपकी कोर्स बुक का यूनिट 8 आपके सामने डिस्प्ले है। इसमें रोल ऑफ सेंट्रल बैंक के मुतालिक हम बात करेंगे। सेंट्रल बैंक के मुतालिक जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सेंट्रल बैंक क्या है? ये बेसिकली वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी भी मुल्क के अंदर मनी सप्लाई को मैनेज करता है, इंटरेस्ट रेट सेट करता है और दूसरे बैंकों के लिए एज ए रेगुलेटर काम करता है। तो इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस भी दी गई हैं। सेंट्रल बैंक इज टू हेल्प कंट्रोल एंड स्टेबलाइज द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। देन ए बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। तो सेंट्रल बैंक दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है। ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो नंबर वन, सोल अथॉरिटी ऑफ करेंसी इशूइंग, करेंसी इशू करने का इख्तियार इसके पास होता है और ये करेंसी इशू के हवाले से गवर्नमेंट से गाइडलाइन लेके करेंसी इशू करता है। देन फिक्स फिडुशियरी सिस्टम है। होता यह है कि करेंसी जब भी इशू की जाती है सेंट्रल बैंक की तरफ से तो उसके बैक पे गोल्ड या फॉरेन करेंसी रखी जाती है। ये प्रिंसिपल वैसे पुराना था, अब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड और रिजर्व रखे बगैर करेंसी इशू कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल सिस्टम भी आ गया है कि गोल्ड और मेटल्स को एक खास प्रोपोर्शन में रखा जाए। तो आजकल यही सिस्टम फॉलो होता है। देन इट्स बेसिकली एक्ट एज ए बैंक फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो मनी सप्लाई कंट्रोल करती है तो उसके थ्रू करती है और इसी के थ्रू अदर बैंकिंग सिस्टम को गाइडलाइंस देती है। अथॉरिटी टू रेगुलेट कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने की अथॉरिटी इनके पास होती है। कमर्शियल बैंक्स ने जब भी नई ब्रांचेस ओपन करनी हो या लोन्स एक्सटेंड करने हो तो वो सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस पे चलते हैं। देन फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, स्पेशली इसकी डिमांड एंड सप्लाई को। मॉनेटरी रिजर्व्स जो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के। देन क्लियरिंग हाउस के तौर पे काम करता है। मुख्तलिफ बैंकों के आपस में जो लेन देन होते हैं वो सेंट्रल बैंक के क्लियरिंग हाउस के थ्रू अंजाम पाते हैं। अगर एक बैंक ने दूसरे के पैसे देने हैं तो वो क्लियरिंग हाउस में जाके डेबिट क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस उनकी हो जाती हैं। एंड देन इट एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंक्स। जिन बैंक्स को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का शिकार हो तो उनको ये लोन्स एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ये बेसिकली एक पॉलिसी होती है जिसके तहत गवर्नमेंट डिटरमिन करती है कि सेंट्रल बैंक के जरिए कितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में होनी चाहिए। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज द एटीट्यूड of the political authority towards the monetary system of the community which is under its control. And the second definition, it is a policy of central bank to control the supply of money with the aim of achieving macroeconomic stability, ताकि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी ना हो और बहुत डिफ्लेशन भी ना हो जाए। तो इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को सेट किया जाता है। यही इसके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं कि हाई एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि बिजनेसेस को लोन मिलने ही बंद हो जाएं और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्राइस स्टेबिलिटी रहे, इतनी भी मनी सप्लाई ना कर दें कि एक इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाए, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी रहे और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, पाकिस्तान में भी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तय करता है। हर 2 महीने बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करता है। आप इनकी वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स होते हैं जिनमें नंबर वन है चेंज इन बैंक रेट और पॉलिसी रेट। स्टेट बैंक अपना पॉलिसी रेट चेंज कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है। तो इसके कम या ज्यादा करने से ओवरऑल मनी सप्लाई इफेक्ट होती है। अगर ये अपना रेट ज्यादा करते हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए ये फाइनेंशियल मार्केट से डिफरेंट सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करता है, जिससे अगर बाय कर ले और तो जो होल्डर ऑफ सिक्योरिटी है उनको अमाउंट पे करता है, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इस तरह चेंज इन रिजर्व रेशो होती है। रिजर्व रेशो में बाद दफा स्टेट बैंक जो होता है वो डिफरेंट बैंकों के साथ परसेंटेज तय कर लेता है। मिसाल के तौर पे कि आपने हर डिपॉजिट का सपोज 10% अपने पास रखना है एज ए रिजर्व और बाकी के लोन क्रिएट कर सकते हैं। ये रेशो 20% कर दे तो इससे इकोनॉमी में लोन कम क्रिएट होंगे, तो रिजर्व रेशो चेंज कर सकता है सेंट्रल बैंक। क्रेडिट रैशनिंग कर सकता है, बैंकों को कहे कि अब आपने डिफरेंट सेक्टर को सपोज इतनी इतनी अमाउंट के लोन देने, उससे ज्यादा के नहीं देने। इसी तरह क्वालिटेटिव कंट्रोल्स भी जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज के तहत आते हैं, जिनमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाती हैं कि जो सिक्योरिटी की वैल्यू हो और उस और जो लोन एक्सटेंड किया जा रहा हो उसमें एक मार्जिन रखा जाता है। मसलन आप अगर 50 लाख की जमीन बैंक के पास रखवा के 30 लाख का लोन पर ले सकते हैं, तो अब सेंट्रल बैंक ये पॉलिसी चेंज करके 20 लाख तक लोन कर सकता है। डायरेक्ट एक्शन ले सकता है बैंकों के साथ अगर वो कंप्लाई ना करें। मसलन उनको क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी नहीं दे सकता, रिजर्व रेशो इनकी इंक्रीज कर सकता है। इस तरह मॉरल परसुएशन बैंक कर सकता है। सेंट्रल बैंक उन बैंक्स को कह सकता है कि आप फलां एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें और फलां में करें।
पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक है उसे हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद ये सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश किया गया और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका इफ्तिताह 1 जुलाई 1948 को किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान में एक इसका गवर्नर होता है और इस तरह डिप्टी गवर्नर होता है एक और 9 डायरेक्टर्स होते हैं। इस तरह इसकी एक कमेटी है जो इसके मामला देखती है। तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक का रोल वही है जो दुनिया के किसी मुल्क में भी सेंट्रल बैंक का होता है। दे आर बेसिकली रेगुलेटर ऑफ कमर्शियल बैंक सारे काम इनकी इजाजत से करते हैं और इनको ही स्टेट बैंक को ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं। दे बेसिकली प्रोवाइड असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट फॉर मॉनेटरी मैटर्स। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज रेट, ये भी काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक एक्सचेंज रेट को वैल्यू डिटरमिन होने में हेल्प करे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट के हवाले से भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का किरदार है कि मुख्तलिफ बैंकों को ये कहता है कि ये फलां सेक्टर में आप लोन एक्सटेंड करें। एक टारगेट स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं और बैंकिंग सेक्टर के लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग ऑफ एंड फाइनेंस निबाफ के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बेसिकली इसके पूरे पाकिस्तान में रीजनल ऑफिस भी हैं जिन्हें बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन BSC कहा जाता है। तो ये रीजनल ऑफिस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फिर बनाया क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मेन हेड ऑफिस तो कराची में है। पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट बॉडीज और गवर्नमेंट्स के साथ डील करने के लिए फिर इन्होंने मुख्तलिफ रीजन्स में ऑफिस बनाए। अब इनके जो रीजनल ऑफिस हैं ये करेंसी मैनेजमेंट सर्विस का काम करते हैं, कॉइन्स मैनेजमेंट की सप्लाई एंड रिसीट्स देखते हैं, रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस एंड लिवीज देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट्स देखते हैं, पब्लिक डेट मैनेजमेंट देखते हैं, गवर्नमेंट फंड्स ट्रांसफर फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने अगर एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो उनको देखते हैं, सेफ डिपॉजिट्स वगैरह को देखते हैं और बैंकिंग कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट बैंक के डिफरेंट रीजनल ऑफिस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। साउथर्न रीजन भी में भी हैं 5 ऑफिस हैं, सेंट्रल रीजन में 6 हैं और नॉर्दर्न रीजन में 5 ऑफिस हैं। तो ये हमारा यूनिट था जी सेंट्रल बैंकिंग के मुताल्लिक, जिसके अंदर हमने पढ़े फंक्शंस पढ़े सेंट्रल बैंक्स के क्या हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के मुताल्लिक पढ़ा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताल्लिक पढ़ा। तो ये पाकिस्तान में बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। इस यूनिट को अच्छी तरह आप लोग पढ़ दें, स्पेशली जो फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के और स्टेट बैंक के और मॉनेटरी पॉलिसी के मुताल्लिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब ये होता है कि जिसमें कुछ परसेंटेज कम या ज्यादा करके रिजर्व रेशो की या बाकी चीजों की आप बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ क्वालिटेटिव कंट्रोल्स हैं जिनके जरिए आप बैंकिंग सिस्टम के जो ओवरऑल क्रेडिट क्रिएशन है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये यूनिट था जी। आई होप कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर होंगे। इन केस अगर और भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।